हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ सब टॉपिक 4 रिप्रेशन, दमन। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कैसे किया? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कैसे किया, इसको कैसे खत्म किया? इट इज क्लियर फॉर ऑल अकाउंट्स वी हैव 1857। जो भी हमारे पास विवरण मौजूद है, जो भी हमारे पास विवरण मौजूद है, दैट द ब्रिटिश डिड नॉट हैव एनी इजी टाइम इन पुटिंग डाउन द रेबिलियन, कि रेबिलियन को दबाने के लिए अंग्रेजों को बहुत आसान नहीं था, बहुत इजी टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस रेबिलियन को दबाया। बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप्स द रिकॉन्कर नॉर्थ इंडिया, द ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉज टू हेल्प देम क्विल टू इंसर्जेंसी। इस विद्रोह को खत्म करने के लिए उन्होंने सेना भेजने से पहले कुछ कानून बना दिए, सीरीज ऑफ लॉज, कुछ ऐसे सीरीज ऑफ लॉज पास किए इसको खत्म करने से पहले, जो सेना भेजने से पहले, तो जो किसको खत्म किया जा सके, क्विल द इंसर्जेंसी, इस जो पूरे उसको खत्म करने के लिए जेपी ने पहला कानून क्या बनाया? बाय अ नंबर ऑफ एक्ट पासिंग इन मई एंड जून 1857। हमें पता है कि 11 मई को तो ये स्टार्ट हुआ। अंग्रेजों ने मई और जून में ही ऐसे एक्ट पास किए। होल ऑफ नॉर्थ इंडिया पुट अंडर मार्शल लॉ, मार्शल लॉ के अंडर सारे भारत को मार्शल लॉ के अंडर डाल दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? जिसमें सेना के अंदर पूरी सेना के कंट्रोल में पूरा देश आ जाता है, जिसमें जैसे आजकल हम कह सकते हैं इमरजेंसी लग गई, तो वैसे ही इनको मार्शल लॉ मीन सेना के अंदर पूरे देश को कर दिया गया कि वैसे कोई कानून और नहीं है, सिर्फ सेना जो काम करेगी वही होगा, वही कंट्रोल करेगी इसको। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी वेटरन्स, मिलिट्री ऑफिसर्स को और इवन साधारण अंग्रेज थे, जो वेटरन्स मीन्स अंग्रेज, जो साधारण अंग्रेज थे, वर गिवन पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रेबिलियन। जो भी भारतीय जिसके ऊपर भी ये शक भी हो जाए कि वो इस विद्रोह में शामिल हुआ था, तो वो उसको सजा दे सकते हैं। पनिश, ट्राई एंड पनिश, वो उसको सजा दे सकती है। ऐसा लग कर दिया गया कि सजा देने का अधिकार मिलिट्री ऑफिसर्स को दे दिया। मार्शल लॉ होता ही वो है। अगर हमसे पूछा है कि मार्शल लॉ क्या होता है, जब मिलिट्री ऑफिसर्स को पावर्स दे देते हैं कि तुम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे भी मर्जी सजा दो, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। इन अदर वर्ड्स द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर सस्पेंडेड। जो आमतौर पे लॉ एंड ऑर्डर की विधि होती है, जैसे पहले इंसान के ऊपर उसको पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर धारा लगाई जाएगी, फिर उसके ऊपर ट्रायल होगा, तो ये सारा लॉ एंड ऑर्डर जो खत्म कर दिया गया, जो ऑर्डिनरी प्रोसेसेस होती हैं। इट वॉज पुट आउट दैट रेबिलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट। सिर्फ एक ही बात बोल दी गई कि कोई वकील या कोई दलील नहीं होगी, सिर्फ एक ही सजा है। उसकी क्या सजा? जिसका पता चल गया कि जो रेबिलियन में शामिल है, उसकी सजा सिर्फ क्या है? एक मौत, उसको डेथ की सजा दी जाएगी। ब्रिटिश बिगेन द टास्क ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ब्रिटिश अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने का काम शुरू किया। ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली। सबसे पहले वो उन्होंने देखा कि इसकी प्रतीकात्मक जो इम्पोर्टेंस है दिल्ली की क्या है। ये तो हमने पहले जाना था ना कि जो सिपाहीज थे वो भी दिल्ली चले गए थे। इसकी वैल्यू क्या थी कि जो विद्रोह था उसको एक लीडरशिप देना। अंग्रेजों को भी यही लगा कि अगर हम दिल्ली को कंट्रोल में कर लें, दिल्ली के राजा को कंट्रोल में कर लें, तो सारा विद्रोह है वो सप्रेस हो जाएगा। दे माउंटेड ए 2 pronged अटैक। उन्होंने इसके ऊपर 2 अटैक किए, दिल्ली के ऊपर उन्होंने दो तरफ से अटैक किया। उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया इसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। अदर टू कलकत्ता फोर्सेज मूव्ड फ्रॉम कलकत्ता टू नॉर्थ इंडिया। एक तरफ तो कलकत्ता से जो सेना थी वो नॉर्थ इंडिया की तरफ आ गई, एंड द अदर फ्रॉम द पंजाब टू रिकंकर दिल्ली। और पंजाब की तरफ से दिल्ली को जीतने के लिए 2 तरफ से अटैक कर दिया गया। इट वॉज ओनली इन द लेट सितंबर दैट द सिटी वॉज फाइनली कैप्चर्ड। सितंबर के लास्ट में, मई में स्टार्ट हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इट वॉज ओनली द लेट सितंबर के लास्ट डेज में इस शहर को कैप्चर किया गया, इस शहर के ऊपर कब्जा किया गया। द गैंगेटिक प्लान टू द प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश रिकॉन्क्वेस्ट वाज स्लो। जो गंगा के मैदान थे, गंगा के मैदान में अंग्रेजों की बढ़ती का सिलसिला था जो वो धीमा था। गंगा के मैदान में कौन कौन से इलाके आते हैं? अवध आता है, बिहार आता है, तो वहां पे जो रिकॉन्क्वेस्ट, जीतने का जो वो था प्रोग्रेस थी, वो धीमी थी। द फोर्सेज हैड टू रिकॉन्क्वेस्ट द एरिया बाय विलेज।
वहां पे उनको एक एक गांव को जीतना पड़ा, एक एक गांव में गए, वहां से उनको द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वर एंटायरली हॉस्टाइल। गांव में भी और शहर में भी हर तरह के लोग थे, पूरी तरह से विद्रोहियों के अगेंस्ट थे, पूरी तरह से हॉस्टाइल मीन्स पूरी तरह उनके अगेंस्ट थे, उनके बहुत ज्यादा विरोध में थे, मरने मारने पर तुले हुए थे लोग वहां पे अंग्रेजों। द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे वर नॉट डीलिंग विद द मेयर म्यूचनी। अब यहाँ पे फिर डिफरेंस आ गया, अंग्रेजों को ये महसूस हो गया कि वो सिर्फ एक म्यूचनी के साथ डीलिंग नहीं कर रही। म्यूचनी मीन्स जो सिपाहीज ने विद्रोह किया हो, जो सिपाहीज ने विद्रोह किया हो, सिर्फ वो होता है म्यूचनी। पर बट एन अपराइजिंग दैट ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट, पर एक ऐसा उथल पुथल जिसमें आम लोगों की सपोर्ट हो, वो एक उसको दबाना बहुत मुश्किल है। अगर सिर्फ म्यूचनी होती, अगर सिपाही का होता तो दबाना बहुत आसान था, पर ये क्या थी, पॉपुलर सपोर्ट थी इनको, आम लोग इसके साथ मिले हुए थे, इसलिए इट वॉज नॉट इजी टू डील दिस revolt. So all the area was brought under control only in the March 1858 after protracted fighting. बहुत सारे युद्ध के बाद, एक तरह से बहुत लंबे युद्ध के बाद मार्च 1858 में पूरी तरह से इस विद्रोह को कंट्रोल में लाया जा सका। The British used military power on a gigantic scale. gigantic means लार्ज स्केल पे, अंग्रेजों ने बहुत बड़े स्केल पे मिलिट्री फोर्स का प्रयोग किया। बट दिस वॉज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे यूज्ड। सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने मिलिट्री का यूज किया, एक और भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उन्होंने एक और तरीका उन्होंने अपनाया। सैनिक ताकत के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन उत्तर प्रदेश वेयर बिग लैंड होल्डर्स एंड पीजेंट्स हैड ऑफर्ड यूनाइटेड रेजिस्टेंस, जिसमें बड़े बड़े लैंड होल्डर्स मीन्स तालुकदार और किसान सबों ने बहुत ही मिलकर इकट्ठे अंग्रेजों का सामना किया। द ब्रिटिश ट्राई टू ब्रेक अप द यूनिटी बाय प्रोमिसिंग टू गिव बैक टू द बिग लैंड होल्डर्स देयर एस्टेट्स। अंग्रेजों ने क्या कोशिश की कि वो बिग लैंड होल्डर्स की और किसानों में आपस में एकता को भंग कर दी। एकता को भंग करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि बिग लैंड होल्डर्स को वो उनकी जमीन जमीन उनकी वापस दे देंगे, ताकि कि किसान और लैंड होल्डर्स दोनों अलग हो जाएं। ये भी तरीका अपनाया। दो मेथड हो गए ना, एक तो उन्होंने सेना भेजी, मिलिट्री पावर यूज की, दूसरा उन्होंने यूनिटी को ब्रेक करने की, ब्रेक अप द यूनिटी बाय द प्रोमिसिंग टू गिव बैक द बिग लैंड होल्डर्स देयर स्टेट्स। रेबल्स लैंड होल्डर्स वर डिस्पोसेस्ड, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स विद्रोही हो गए थे उनको डिस्पोसेस्ड कर दिया, उन्होंने अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। डिस्पोसेस्ड करता है बेदखल कर देना। एंड लॉयल रिवार्डर्स, और जो उनके साथ थे उनको इनाम दिए गए। मैनी लैंड होल्डर्स डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश, बहुत सारे लैंड होल्डर्स अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते मारे गए। और दे एस्केप्ड इनटू द नेपाल, और जो बच गए वो भागे कहाँ पे, नेपाल में भाग गए। वेयर दे डाइड ऑफ इलनेस और स्टारवेशन, वहां पे जहां भूख से मर गए, जहां फिर वो बीमार होकर उनकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने कैसे इसको कंट्रोल में किया, एक तो मिलिट्री पावर यूज की, मिलिट्री पावर गैंगैटिक स्केल मीन्स लार्ज स्केल पे उन्होंने यूज की। और दूसरा उन्होंने क्या किया, ब्रेक अप द यूनिटी बिटवीन द लैंड होल्डर्स एंड द पीजेंट्स, किसानों के बीच में और ताल्लुकदार के बीच में उन्होंने यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की, जिससे इसको वो विद्रोह को दबा पाए। सब टॉपिक इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोहियों की छवि। अब विद्रोह की छवि कैसी थी, कैसे मतलब के लोगों ने इसको कैसे दिखाया कि विद्रोह कैसा था। वी हैव मैनी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑन द रेबल्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमने सारे लेसन में यही देखा कि जो भी हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो हमारे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उनके नजरिए से नहीं है कि रेबल्स का नजरिया क्या था। जो सारे हमारे पास रिकॉर्ड है वो किसके उसके ऊपर है, सिर्फ अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स के ऊपर आधारित है। देयर आर फ्यू रेबल्स प्रोक्लेमेशन नोटिफिकेशन, वही मैंने जैसे पहले बताया था कि कुछ घोषणाएं और कुछ इश्तिहार थे जो उनसे हम जान पाते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। सो आल्सो सम लेटर्स दैट रेबल्स लीडर्स रोट, और जो लेटर्स जो रेबल लीडर्स ने लिखी थी वो लेटर्स हमारे पास हैं सिर्फ उनकी तरफ से। अब विद्रोह की छवियां अंग्रेजों ने कैसे दिखाई, ऑफिशियल अकाउंट्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिशियल अकाउंट में जो सरकार के अकाउंट्स थे, जो सरकार के दस्तावेज थे, और कॉलोनियल औपनिवेशिक जो शासन था। एंड मिलिट्री मैन लेफ्ट देयर वर्जन्स इन लेटर, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑफिशियल हिस्ट्रीज।
तो ये सारा क्या है, अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमें मिला, मिलिट्री मैन ने जो लिखा, वर्जन लिखे, या लेटर लिखी गई, या डायरीज लिखी उन्होंने, और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी तरफ से जो उन्होंने लिखा, अपनी जीवनी लिखी, जो ऑफिशियल हिस्ट्रीज लिखी, उसमें सारा व्यू किसका है, सिर्फ अंग्रेजों का सारा व्यू। वी कैन ऑल्सो गॉज द ऑफिशियल माइंड सेट एंड द चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड थ्रू द इनन्यूमरेबल मीमोज, नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट वर प्रोड्यूस। और जो भी उनके नोट्स या रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की, उनसे हमें अंग्रेजों के माइंड सेट का, अंग्रेजों के माइंड के बारे में पता चलता है कि उन्होंने इसके बीच में क्या कहा, सरकारी ब्यौरे में क्या कहा गया। द स्टोरीज ऑफ द रिवोल्ट दैट वर पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश न्यूज़पेपर, और जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर जहाँ पे अंग्रेजों के जो अखबार थे, उनमें जो स्टोरीज रिवोल्ट की पब्लिश की गई, एंड मैगजीन्स नरेटेड इन द ग्लोरी डिटेल ऑफ द वायलेंस ऑफ द म्यूचनियर्स। और उसमें क्या किया, जो कहानियां मैगजीन्स में लिखी गई, वायलेंस जो म्यूचनरी ने की, इसमें एक बात याद करेंगे, उन्होंने किसी जो विद्रोहियों ने वायलेंस की उसके बारे में लिखा हुआ है, जो अंग्रेजों ने वायलेंस की उसके बारे में लिखा हुआ है, जो म्यूचनरी ने की। एंड द स्टोरीज इन्फ्लेम्ड पब्लिक फीलिंग्स। और इंग्लैंड में जो स्टोरीज जहाँ पे मैगजीन में छपी थी, वो किसके बारे में थी कि जो विद्रोही थी कितने वायलेंस थे, कैसे उन्होंने अंग्रेजों को मारा। ये स्टोरी सारी इंग्लैंड पहुंची थी, वहां पे जनता की जो भावनाएं थी, प्रोवोक्ड डिमांड्स ऑफ द रिट्रीब्यूशन एंड रिवेंज। अंग्रेज इंग्लैंड में जो अंग्रेज रहते थे, वो भी अपनी तरफ से ये मांग करने लगे कि भारत के लोगों से वो लिया जाए, रिवेंज लिया जाए, बदला लिया जाए, रिट्रीब्यूशन जैसे उन्होंने किया वैसे उनके साथ किया जाए। क्योंकि स्टोरीज कैसी जा रही थी कि विद्रोहियों ने बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों को मारा है। सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, रक्षकों का अभिनंदन। अब जो भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया था, अब उनको अभिनंदन किया जा रहा था, उनको कैसे उनको इनाम दिए जा रहे थे। सम ऑफ देम कमेमोरेट द ब्रिटिश हीरोज हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिप्रेस द रेबल्स। कुछ ऐसे ब्रिटिश हीरोज थे जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया भी था और रिबल्स को, विद्रोहियों को खत्म किया था। रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसमें एक सबसे बड़ा था रिलीफ, और आपने पीछे पढ़ा भी था 41 में, जहाँ पे गवर्नर नहीं था, वो हेरस से था, जो मिलिट्री ऑफिसर हेरस से था, कैसे उसको बचाया गया। पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर इन 1859 इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसकी पिक्चर बनाई है रिलीफ ऑफ लखनऊ में, जो थॉमस जोन वार्कर ने बनाई है। किसने, ये भी नाम याद रखना है आपने, किसने ये पिक्चर बनाई है, थॉमस जोन्स बार्कर ने। तो ये भी एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। व्हेन रेबल्स फोर्सेज बीसीज्ड लखनऊ, जब रेबल फोर्सेज ने लखनऊ पे कब्जा कर लिया, हेनरी लॉरेंस कलेक्टेड ऑल क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन फोर्टिफाइड रेजिडेंसी। हेनरी लॉरेंस ने सारे जो क्रिश्चियन लोग थे, सारे अंग्रेज पॉपुलेशन थी, उसको एक फोर्टिफाइड किलेबंद रेजिडेंसी में बंद कर लिया। लॉरेंस वॉज किल्ड बट द रेजिडेंसी कंटिन्यूड डिफेंडेड अंडर द कमांड ऑफ कर्नल हगलस के, किसके द्वारा, कर्नल हगलस ने उसको बचाया सबको। वैसे लॉरेंस तो उनकी तो खुद डेथ होगी, पर जो सारे लोग थे, जो अंग्रेज लोग उस रेजिडेंसी में बंद किए हुए थे, उनको किसने बचाया, कर्नल इंग्लिश ने। इसका शायद स्पेलिंग गलत लिखे गए, अभी सॉरी, मैं आपको बताती हूँ। जस्ट डांस में गया, किंतु ही इंग्लिश था, जो कर्नल इंग्लिश थे, उन्होंने सबको बचाए रखा। 20 days लेटर कर्नल कैंपबेल who was appointed on the new commander of the British forces in India, जो ब्रिटिश फोर्सेज का नया कमांडर था, कौन था, कॉलिन कैंपबेल, उसको नियुक्त किया गया 20 डेज के बाद। 20 डेज तक किसने बताया, इंग्लिश ने बताया, उनको किसने बताया था, इंग्लिश ने। इसका नाम हमने लिखा अभी, सॉरी मैं इसका नाम आपको बता रही हूँ अभी, इंग्लिश। अगर हम इसको हिंदी में लिख दें जहाँ पे, इंग्लिश, कर्नल इंग्लिश ने सबको, जो रेजिडेंसी में लोग थे, उनको बचाया। और फिर 20 दिन के बाद कॉलिन कैंपबेल वहां पे अपॉइंट किए गए, केम विद हिज फोर्सेज एंड रेस्क्यूड द बीसीज ब्रिटिश गैरिसन।
और उन्होंने क्या किया, जहाँ पे सब अंग्रेजों को उसने बचाया। द ब्रिटिश अकाउंट द सीज ऑफ लखनऊ बिकेम अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल हीरोइक रेजिस्टेंस। जो ब्रिटिश दस्तावेज है उन्होंने लखनऊ का कब्जा, सीज ऑफ लखनऊ को एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया कि बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने इसका मुकाबला किया एंड द अल्टीमेट ट्रिम्प ऑफ द ब्रिटिश पावर, और पूरी तरह से जहाँ पे ब्रिटिश पावर जीती है। बार्कर्स पेंटिंग द सेलिब्रेट द मूवमेंट ऑफ कैम्पबेल स्टोरी। जो बार्कर की वो है जो पिक्स है, जो बार्कर की पेंटिंग है वो बताती है कि कैसे, अभी मैं साथ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे किले के बाहर बार्कर है जो घोड़े पे खड़ा हुआ है और कैसे उसने इसको बचाया। सारा शो रहा है जो अंग्रेज, जो भारतीय है वो है विद्रोही है, उनको कैसे नीचे मारा। वो ये सामने देख रहे हो ना आप सारी पिक, इसमें ये दिखाई गई है कि कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कैंपबेल एंट्री। कैंपबेल जैसे जब आता है मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे कैंपबेल आता है, कैसे वो इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, बार्कर की पेंटिंग में, कि कैसे उसको वो किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंग्लिश वुमेन एंड ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अब नेक्स्ट है अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को कैसे बचाया अंग्रेजों ने, क्योंकि सारा जो हमें इसमें मिल रहा है वो सारा अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इंग्लिश की डायरीज हैं जहाँ उनके अकाउंट्स हैं, उसके हमें ये मिल रहा है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। जो जनता की जो इमेजिनेशन बनती है, जो कल्पना जनता करती है, वो कहाँ से आती है? न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से आती है। दे शेप फीलिंग एंड एटीट्यूड टू द इवेंट्स। वो घटनाएं लोगों की भावनाओं और सोच को बदल देती हैं, क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर वहां इंग्लैंड में जा रहे थे वैसे ही लोगों की डिमांड बढ़ रही थी कि भारतीयों के साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाना चाहिए। टेल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, देयर वर पब्लिक डिमांड्स इन ब्रिटेन फॉर रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन। मैंने पहले बताया इन न्यूज़पेपरों ने ऐसी फीलिंग्स और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अंग्रेज जो इंग्लैंड के लोग थे वो चाहते थे कि पूरी तरह से बदला लिया जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द इनोसेंट वुमेन एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द हेल्पलेस चिल्ड्रन। अंग्रेज सरकार ने कहा कि जहां पे जो औरतें हैं भारत में, इनोसेंट वुमेन एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द हेल्पलेस, जो बेसहारा बच्चे हैं, अंग्रेज बच्चे, उनकी रक्षा कीजिए। भारतीयों की नहीं, अंग्रेज बच्चों की और अंग्रेज औरतों की। आर्टिस्ट एक्सप्रेस्ड एज वेल एज शेप्ड देयर दीज सेंटिमेंट्स थ्रू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉमा एंड सफरिंग। जो उनका उस समय डर था, जो उनकी तकलीफें थी, उसको जो आर्टिस्ट है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्रेस किया। अभी जैसे आप सामने देख रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ इन मेमोरियम की पिक्चर है। वॉज पेंटेड बाय जोसेफ न्यूएल पैटर्न 2 years आफ्टर द म्यूचिंग। 2 साल बाद इसको उसने पेंट किया। क्या दिखाया उसने? यू कैन सी इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ड इन अ सर्कल लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट सीमिंग वेटिंग फॉर द इनवेटेबल डिसऑनर एंड वायलेंस एंड डेथ। हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे बच्चे और जो औरतें हैं वो एक दूसरे को हडल इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, ये डरते हुए कि पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। डिसऑनर मीन्स उनकी बेइज्जती होगी, जब उनके कैसे मारा जाएगा, वायलेंस किया जाएगा, जब उनकी मार दिया जाएगा। ये उनकी आंखों से लग रहा है। अभी आप देख रहे हो ना पिक्चर में कैसे कि उनकी आंखों से लग रहा है, कितना डर उनकी आंखों में। इन मेमोरियम डज नॉट शो एनी गोरी वायलेंस। इस चित्र में, मेमोरियम जो चित्र है, इसमें कोई वायलेंस नहीं दिखाई है, कोई मार नहीं रहा। इट इज ओनली सजेस्ट, ये सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, ये चित्र में सिर्फ दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ मार नहीं रहा कोई किसी को, कोई जहाँ पे म्यूचनर जहाँ इसमें कोई विद्रोही नहीं मारा। इट स्टायर अप द इमेजिनेशन एंड सीक्स टू प्रोवोक एंगर एंड फरी। ये सिर्फ लोगों की कल्पना को बढ़ाने के लिए, उनके गुस्से को बढ़ाने के लिए दिखाया गया। जो किसने किया इसको? पैटर्न, जोसेफ न्यूएल पैटर्न ने इसको बनाया। इट रिप्रेजेंट्स द रेबल एज वायलेंट एंड ब्रूटिश मीन जालम। बहुत ही इसमें ये दिखाया गया है कि जो विद्रोही है बहुत ही वायलेंट, बहुत तरह से मारने वाले, भयानक, कि उनको बड़े भयानक है और बड़े बटुश हैं। उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ना। ब्रूटिश होता है बहुत ही कातलाना, बहुत ही गुस्सा और बेचैनी पैदा करती है। ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हो, ये जब ये पेंटिंग बनाई गई तो इससे पेंटिंग ने इंग्लैंड में लोगों के दिल में कितना गुस्सा भर दिया कि हमारी औरतें, हमारे बच्चे कितने दुखी हैं और कैसे उन्होंने विद्रोहियों ने इनको कैसे मारने के लिए तैयार बैठे। ये हम पिक्चर में हम ये देख रहे हैं। मिस व्हीलर स्टैंड्स फर्मली। अब देखो आगे 11.12 में देख रहे हैं मिस व्हीलर स्टैंड। तो मिस व्हीलर नाम दिया गया है, काल्पनिक नाम दिया गया है। स्टैंड्स फर्मली एट द सेंटर, बीच में खड़ी है। डिफेंडिंग द ऑनर सिंगल हैंडली,
अकेली पिक्चर में देखो, अकेली खड़ी होकर गन, अपने हाथ में गन लेके खड़ी है, जो कि विद्रोहियों को मार रही है। किलिंग द अटैकिंग रेबल्स, जो उनके रेबल्स उनके ऊपर हमला करते हैं वो उनको मार रही है। इन फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज हैविंग अ डीपर रिलीजियस कंट्रोलेशन। इसमें ये भी शो किया गया, इस पिक में ये भी दिखाया गया कि रिलीजियस अपने धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या धर्म के पृष्ठभूमि को भी लिया गया, धर्म के पृष्ठभूमि को भी लिया गया कि जो औरत है वो अपनी इज्जत और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, और धार्मिक विचार भी प्रस्तुत किया गया। अब देखो इसमें पिक में देखो एक बुक खुली हुई है नीचे, इट इज अ बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि ये ईसाई धर्म को बचाने की, ईसाई धर्म के इज्जत को बचाने की भी लड़ाई है। नीचे देखो एक बुक पड़ी सामने, उसके जो एक सिपाही है उसके पैरों के पास पड़ी है। द बुक लाइंग ऑन द फ्लोर इज द बाइबल। ये शो किया गया कि जो औरत है वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए जो मिशनरीज या विद्रोही है उनको मार रही है। सामने पिक में आप देख रहे हो, वेंजियंस एंड रिट्रीब्यूशन, प्रतिशोध और सबक। जो भारत के विद्रोही थे उनको प्रतिशोध लेना, उनसे प्रतिशोध लेना मीन्स उनके ऊपर वैसे ही अटैक करना जैसे उन्होंने भारतीयों के ऊपर अटैक किया, और उनको सब सिखाना, इतना उनको मारना, भारतीयों को इतना उनके साथ बुरा व्यवहार करना, बुरी तरह से उनको दबाना, ये दिखाया गया। इन 11.13 देखो, एज वेव्स, ये सामने चित्र है 11.13, एज वेव्स ऑफ एंगर एंड शॉक स्प्रेड इन ब्रिटेन, डिमांड्स फॉर द रिट्रीब्यूशन ग्रू लाउडर। जैसे ही ब्रिटेन में, लंदन में जैसे ही खबर पहुंची गुस्से और दुख के साथ, तो उन्होंने ये डिमांड की वहां के लोगों ने कि बहुत ही अच्छी तरह उनसे बदला लिया जाए, रिप्रोड्यूस, उनको सब सिखाया जाए। इट वॉज एज ऑफ जस्टिस डिमांडेड दैट द चैलेंज टू ब्रिटिश ऑनर एंड पावर बी मेट रथलेसली, कि उनको उनसे उन्होंने मांग की कि जहां पे जस्टिस किया जाए। भारत के लोगों ने क्या किया है, जो हिंसक काम किया उसके साथ उनको, अंग्रेजों के साथ जस्टिस किया जाए, कि उनको इतने बुरी तरह से दबाया जाए, रथलेसली बुरी तरह दबाया जाए, जहाँ के भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया जाए, तो कि अंग्रेजों का जो इज्जत है वो और शक्ति है वो बच सके। 11.13 में देखो फिगर में, वी सी एन एलिगोरिकल फीमेल फिगर। एलिगोरिकल मीन्स क्या कह सकते हैं हम, मतलब कि इसका उसके लिए इसको बताया गया है। एलिगोरिकल मीन्स कि ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें रूपक दिया गया है। जो औरत है उसको किसका रूप दिखाया गया है कि ये अंग्रेज शक्ति है, अंग्रेज पावर का रूप, जिसके हाथ में गन है और साथ में एक शील्ड भी है, उसको क्या दिखाया गया कि ये अंग्रेज पावर की शक्ति है, रूपात्मक है, स्त्री की छवि दिखाई गई है। फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस विद द स्वॉर्ड इन वन हैंड, एक हाथ में तलवार है, एंड अ शील्ड इन अदर हैंड, दूसरे हाथ में वो क्या है, शील्ड है, उसमें बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। हर पोस्चर इज अग्रेसिव, उसका जो पोस्चर है, जो उसका चित्र है वो गुस्से वाला है। हर फेस एक्सप्रेस रेंज, उसका चेहरा गुस्सा दिखा रहा है, देख रहे हो ना कितने गुस्से से उससे तलवार से मार रही है। बदले की भावना से, बदले की इच्छा से वो लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर टूट पड़ी जैसे। शी इज ट्रैम्पलिंग स्पॉइस, ट्रैम्पलिंग, वो उनके ऊपर पैर रख के चल रही है, वो सिपाहियों को पैरों के तले कुचल रही है। अंडर द फीट एंड वाइल अ मास ऑफ इंडियन वुमेन एंड चिल्ड्रन कवर विद फियर, तो जो जबकि औरतें और बच्चों की भीड़ है भय से कांप रही है। नीचे देखो कितने औरतें और बच्चे कितने डर से कांप रहे हैं कि वो सभी सिपाहियों के ऊपर क्या कर रही है, अपने पैर रख रही है। आगे एक फिगर है 11.14, ये आप अगर बुक में भी देखो, मैं सारा आपको साथ में दिया हुआ है। तस्वीर में से क्या सोच निकलती है, इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई देता है, मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं बुक में, साथ पिक्चर में दिए हुए हैं सारे, कि शेर और चीते की तस्वीरों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। दो पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें एक शेर है, एक चीता है, क्या कहने का प्रयास किया जाता है, औरत और बच्चे की तस्वीर क्या दर्शाती है। नीचे एक औरत और बच्चा भी है, तो वो क्या दर्शाती है ये तस्वीर। अब हम देख रहे हैं ये जो टाइगर है, बंगाल टाइगर, टाइगर क्या है, टाइगर किसको बोलते हैं, बंगाल के टाइगर को बंगाल टाइगर बोलते हैं। इसका मतलब, इसको किसका रूपात्मक है, जो बंगाल के सारे सिपाही थे उनको, और जो शेर है वो किसका वो है, प्रतीक है इंग्लिश पावर का, अंग्रेज पावर का। कैसे इंग्लिश पावर ने भारतीय जो बंगाल का टाइगर था कैसे उसको दबाया हुआ है, और वो उसके नीचे बच्चे और जो उसकी औरत है, एक औरत का चित्र है, एक बच्चे का चित्र है, कैसे कैसे वो डर से दुबके हुए हैं नीचे,
मतलब कहने का मतलब सिपाही भी और आम जनता भी कैसे अंग्रेजों की पावर से डरी हुई है। तो ये इस तस्वीर में दिखाया गया है। सारे इसको अपने क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, चित्र में जो क्वेश्चन दिया आपने वैसे ही सारे क्वेश्चन लिखना है। इसका तस्वीर से क्या सोच निकलती है? सबसे पहले जो सोच निकलती है कि अंग्रेज पावर ने कैसे भारतीय टाइगर को, जब भारतीय स्पॉइज को दबा के खत्म कर दिया, सप्रेस कर दिया, दमन कर दिया उनका। तो ठीक है, ये सारे अपने क्वेश्चंस करने इसमें। नेक्स्ट है 5.4 परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, दहशत का प्रदर्शन। The urge for vengeance and retribution was expressed in the brutal way in which the rebels were executed. They blown from guns and hanged gallows. यहाँ पे मैं दो चित्र दिखा रही हूँ आपको, 11.15 और 11.16। तो कैसे उन्होंने, अंग्रेजों ने लोगों को इकट्ठे फांसी पे चढ़ाया हुआ है। सामने देख रहे हो अंग्रेज जो ऑफिसर है वो घोड़े पे चल रहे हैं और सामने 4-4 के ग्रुप में जो लोग खड़े हैं उनको फांसी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या, डर पैदा करने के लिए, रेबल्स को खत्म करने के लिए कैसे उन्होंने रेबल्स को खत्म किया ये दिखाया गया है। और ऐसे ही 11.16 में भी आप देख रहे हो कि एक तरफ अंग्रेज खड़े हुए हैं सारे और कैसे 4-4 लोगों को इकट्ठे फांसी में बांध कर लटकाया जा रहा है। तो यही है कि किस तरह रेबल्स को कैसे मारा गया, इन दो चित्रों में ये दिखाया गया। उनको गन से मारा गया और कईयों को फांसी पे टांग दिया गया। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, दया की कोई जगह नहीं। अंग्रेज जो ब्रिटेन में है वो क्या कहते हैं, जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे वो कहते थे भारतीयों के साथ किसी तरह की दया दिखाना ठीक नहीं है। इन फिगर नंबर 11 to 17, 11.17 में आप देख रहे हो, इन वन ऑफ द कार्टून्स पब्लिश्ड इन द पेजेस ऑफ पंच, अ ब्रिटिश जर्नल ऑफ कॉमिक। ब्रिटिश अंग्रेजी कॉमिक में एक चित्र दिखाया गया जो मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। कैनिंग इज शोन अ लूमिंग फादर फिगर विद हिज प्रोटेक्टिव हैंड्स ओवर द हेड ऑफ अ स्पाई। चित्र में आप देख रहे हो जो कुर्सी बैठा है वो कौन है, कैनिंग है, कैनिंग गवर्नर है और उसके हाथ है सिर के ऊपर, उस हाथ रखा हुआ उसने किसके, एक भारतीय सिपाही के ऊपर हाथ रखा हुआ है। हु स्टिल हैड एन अनशीथ्ड स्वॉर्ड इन वन हैंड, जिसके एक हाथ में क्या है, तलवार है इसके एक हाथ में और दूसरे हाथ में क्या है, ड्रिपिंग एंड ड्रैगर इन अदर, और दूसरे हाथ में एक ड्रैगर है, छोटा सा मारने वाला चाकू जैसे कहते हैं वो ड्रैगर है, इसकी मतलब छोटी तलवार है उसके हाथ में, बोथ ड्रिपिंग विद ब्लड। तो ये क्या शो करता है, उसके जो गन तलवार है उसमें भी और जो उसका चाकू उसमें सिर्फ खून गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि कितनी बुरी तरह उसने अंग्रेजों को मारा हुआ है। उसकी अभी भी तलवार से खून निकल रहा है और उसके ड्रैगर से भी निकल रहा है। एन इमेजिनरी ऑफ अ गेस्चर ऑफ लेनेंसी, और ये क्या कल्पना की है कि जो कैनिंग है वो उसके ऊपर लेनियंसी दिखा रहा है, लीनियट है, मतलब जो लीनियट का गेस्चर दिखाया गया है। एंड शो ऑफ मर्सी वुड हेल्प इन विनिंग बैक, और उसने ये जो मर्सी दिखाई है, ये दया क्यों दिखाई है उसने सैनिक के ऊपर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनको द्वारा से जो सिपाही है उनकी वो लॉयल्टी, वफादारी द्वारा से जीत सके। ही वॉज मॉक्ड इन ब्रिटिश प्रेस, उसने तो इसलिए हाथ रखा हुआ कि वो, कैनिंग ने तो इसलिए हाथ रखा हुआ कि वो जो भारतीय सिपाही है उनकी वफादारी फिर से जीत सके। पर ब्रिटिश अखबार क्या है, प्रेस क्या है, वो इसका मजाक उड़ा रही है। ये भी आपके सामने मैंने दिखाया। दया के लिए कोई जगह नहीं। ये कौन कह रहा है, अंग्रेज इंग्लैंड में कह रहे हैं। नेशनलिस्ट इमेजरीज, अब देखो ज्यादा जो हमने देखी सारी इमेजेस देखी हैं वो हमने अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है। अब राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना करना। इन नेशनल मूवमेंट इन 20th century drew its inspiration from the events of 1857। जो हमारे भारत की राष्ट्रीय मूवमेंट थी, जो हमारा नेशनल आंदोलन था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको जो इंस्पायरेशन मिली वो कहाँ से मिली, उसको जो हमें प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली, 1857 की घटनाओं से इंस्पायरेशन मिली उनको। इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द इंपीरियल रूल। इसमें इसको कैसे सेलिब्रेट किया गया, भारत में इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट कहा गया कि ये आजादी की पहली लड़ाई थी जिसमें सब तरह के लोग, चाहे गरीब थे, चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, चाहे अमीर थे, सब इसमें शामिल हो गए थे अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। आर्ट एंड लिटरेचर एज मच एज राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री हैव हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857। आर्ट ने और साहित्य में
जिसमें हिस्ट्री लिखी गई, भारतीयों द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई, उसमें इसको जिंदा रखा गया। इस याद को 1857 की याद को जिंदा रखा गया। द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट वर प्रेजेंटेड एज हीरोइक फिगर्स लीडिंग द कंट्री। और जो भी विद्रोह के नेता थे उनको हीरो समझा गया, हीरोइक फिगर बन गए वो देश के लिए। राउजिंग द पीपल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इंपीरियल, जिन्होंने लोगों को ऑप्रेसिव उत्पीड़क अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट उठाया, तो वो क्या बन गए, एक हीरो बन गए हमारे देश के लिए। Heroic poems were written about the valor of queen who with the sword in hand and reins in the horse in the other hand. रानी के ऊपर कई पोएम्स लिखी गई उसकी बहादुरी के बारे में, जिसके एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी। हमें अब चित्र देखते हैं ना, जैसे सामने चित्र दिखा रही हूँ, उसमें आप ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रानी ऑफ झांसी का है, और नाना साहब का तात्या टोपी का जो चित्र है वो भी दिखाए गए हैं सामने जब चित्र देख रहे हो। रानी ऑफ झांसी वॉज रिप्रेजेंटेड है मैस्कुलिन फिगर। उसको एक ये नहीं कि वो उसको मर्दाना रूप में दिखाया गया, बल्कि जैसे मर्दानी कहते हैं ना, मर्दों की तरह लड़ी वो, ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया गया। द एनवी स्लेइंग ब्रिटिश सोल्जर्स, जो कि ब्रिटिश सोल्जरों को मारती हुई रानी झांसी को एक मर्द का फिगर के रूप में दिखाया गया। चिल्ड्रन एंड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो अप रीडिंग द लाइन्स ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान। हम पंजाब में भी, भारत के बहुत भागों में भी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पोएम है उसको पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। हमारे हर लेसन में ये जो पंजाबी या हिंदी है उसमें जरूर होती थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी घटनाएं थी या ऐसे दृश्य जो देख रहे हो आप सामने, रानी झांसी की जिससे रानी का चित्र है जो सामने दिखाया गया है, तो ऐसे इनके ऊपर पिक्चरें भी बहुत सी बनी, बहुत सी फिल्में बनी जो अंग्रेजों के खिलाफ बनी। तो इन सब चीजों ने, इन सारी राष्ट्रवादी दृश्य कल्पनाओं ने क्या किया, जो हमारी राष्ट्रीय मूवमेंट थी, जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन था, जो 1885 से 1947 तक चला था, उसमें उस सब ने, इस चीजों ने क्या किया, इंस्पायर किया, इन चीजों ने प्रेरणा ली इनसे कि वो हमारी पहली भारत की आजादी की लड़ाई थी, और अब हमने 1885 में दोबारा से लड़ाई शुरू की है। तो इसके साथ ही ये हमारा लेसन खत्म होता है। आगे मैंने थोड़े से ये लिखे हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चन। व्हाट डू विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेल्स अस अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है। इतिहासकार इन चित्रों के किस तरह से विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सारे चित्र दिखाए गए हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये अंग्रेजों के नजरिए से, ना कि भारतीयों के नजरिए से हैं। तो इनको आप लिख सकते हो सारे। हाउ डू हिस्टोरियन एनालाइज दीज रिप्रेजेंटेशंस, इन चित्रों को इतिहासकारों ने कैसे विश्लेषण किया। एग्जामिन एनी टू सोर्सेज प्रेजेंटेड इन द चैप्टर, चूजिंग वन विजुअल एंड वन टेक्स्ट, and discuss how these represent the point of view of the victor and the vanquished। एक चित्र लेना आपने, एक लिखित पाठ को लेना, चुनकर किन दो स्रोतों की पड़ताल कीजिए, इस बारे में चर्चा कीजिए कि उन विजेताओं और पराजित मीन्स भारतीय, विजेता मीन्स अंग्रेज के दृष्टिकोण के बारे में क्या पता चलता है। तो बहुत सारे चित्र मैंने आपको दिखाए हैं, आप कोई भी चित्र ले सकते हो। जैसे इसमें जो फांसी पे चढ़ाया जा रहा है सारों को, जो गोली मारी जा रही है, और भी मैंने कई चित्र दिखाए, जैसे एक जिसमें एक औरत है जो भारतीयों को मार रही है और सिपाहियों के ऊपर उनको कुचल रही है। कोई भी चित्र ले सकते हो आप, जो विजेताओं के बारे में बताता है और पराजितों के बारे में कौन बताता है। एक वो टाइगर और उसके बारे में, टाइगर और शेर की स्टोरी है जो पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको, तो वो जो पराजितों, या फिर जो कहा वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक पोएम है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप इसे लिखित पाठ को ऐसे चुन के ले सकते हो। इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपको बताया। व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्विल द अपराइजिंग। अब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए, ये मैंने आपको बताया। दो तरह के कदम उठाए, एक तो उन्होंने 3 तरह के कदम उठाए। एक तो बहुत सारे लॉ पास किए, भारत को मार्शल लॉ के अंदर डाल दिया। दूसरा उन्होंने मिलिट्री भेजी, दिल्ली में, कानपुर और झांसी में दिल्ली वो भेजी, मिलिट्री भेजी। तीसरा उन्होंने ताल्लुकदार, बड़े लैंड होल्डर्स और किसान, उनको कब्जे में करने के लिए उनके बीच में उनकी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की। ये हमारे इसका आंसर हो सकता है। नेम द पेंटर हु पेंटेड सेलिब्रेटिंग पेंटिंग, और जो किसने ये पेंटिंग को, चित्रकार का नाम लिखे जिसने ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद कहानी है। निर्विवाद कहानी मीन्स कैसे अंग्रेजों ने
अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, उस चित्र को किसने बनाया उसका नाम लिखें। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम क्यों कहा जाता है, ये मैंने अभी अभी दोबारा से बता दिया आपको। वाई द रिवोल्ट ऑफ 1856-7 इज सेड टू बी द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इसको प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम का मतलब ये, अगर हम इसे कहें कि सिर्फ ये सैनिक म्यूचनी थी, सैनिक विद्रोह था, तो फिर ये स्वतंत्रता का संग्राम नहीं हुआ। तो फिर ये क्या होगा, सैनिकों ने अपनी जरूरतों के लिए एक विद्रोह कर दिया कि उन्हें ये जो गन वो थे, कार्टिज थे, मुंह से तोड़ने पड़ने थे, जो उसके बने हुए थे, उसके साथ थे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो ये क्या बनता है कि मिच्योनी बन जाती है। परंतु ये रिवोल्ट क्यों बन गया, क्योंकि इसमें भारत के हर सेक्शन के, हर सोशल सेक्शन के लोगों ने भाग लिया, सारी जनता ने भाग लिया इसमें, इसलिए ये क्या एक फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। जिसमें थोड़े से लोग भाग रहे हैं वो एक फर्स्ट बैटल नहीं कह सकते हम, जिसमें सारा देश भाग ले उसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए इसे ये कहा जाता है। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। प्लीज कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड टेल टू योर फ्रेंड्स जो हमारे स्कूल में नहीं भी पढ़ते, जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, आप उनको भी हमारे लेसन के बारे में बता सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।